नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली विवेचना। और हम अपने कुछ हमारे जो चैनल में जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके साथ हमारी वार्तालाप हुई, उनकी कुछ एक कुंडलियां हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। और इनको हम बोलते हैं, एक प्रकार से कुंडलियों को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के न्यूमेरिकल्स। और जो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा उसका मैथ्स उतना ही अच्छा होता है। तो यहां पर भी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में जितने ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप समझ लेंगे, उतनी ही सरलता से आप कोई गणित समझ सकते हैं, कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक हो गया। तो कई दफा लोग कहते हैं कि सर केवल इस भाव में बैठे ग्रह को जान लेने से क्या सारे कुंडलियां उस प्रकार से जानी जा सकती हैं? तो ऐसा नहीं है। आप जितनी ज्यादा कुंडलियां देखेंगे, कई दफा वो ग्रह जो हमने डेबिलिटेटेड नीच का माना हुआ है वो अच्छे फल दे देता है, वो हमारी जरूरत के हिसाब से है। तो ये एक आप समझ सकते हैं, अगर 12 खाने हैं यानी 12 अलग अलग भाव और 9 उसमें हमें ग्रह बिठाने हैं, तो हम लाखों करोड़ों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे, उतने ही ज्यादा आप श्योरिटी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये जातक पहले पंजाब में रहे, काफी लंबा समय उन्होंने पंजाब में बिताया, और उसके बाद जैसे ही ये बृहस्पति के नजदीक आए, यानी बृहस्पति की महादशा इनको लगने वाली थी, जो इनका लग्नेश था, वैसे ये बहुत अच्छी तरक्की इन्होंने कर ली और कनाडा में बड़ा इन्होंने कारोबार शुरू कर लिया। और हम ये भी इनके चार्ट को देखकर कह सकते हैं कि ये इनका पीक होगा। यानी अभी हम यहाँ सामने जो देख पा रहे हैं कि गुरु की महादशा ही इनको लगी हुई है। ठीक हो गया। और अभी जस्ट 1.5 से 2 वर्ष पहले इनको गुरु की महादशा लगी, उसी में ही इनका करियर बूम हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं, ऑर्डर आपको पता होगा, जो विंशोत्तरी दशा देखते हैं उसमें गुरु से पहले राहु का समय था। तो राहु का एग्जीक्यूशन, हालांकि राहु वृषभ राशि में मटेरियल घर सुख सुविधा के साधन तो बहुत जुटा देता है, लेकिन राहु का तरीका एक अलग उसका स्टाइल अलग है। वो थोड़ा सा मेहनत तो करवाई गई, वो शांत नहीं बिठा सकता है। और दूसरा ये है कि राहु क्योंकि बहुत क्लोजली कंज्वाइन है चंद्रमा के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं मन को व्यथित करना, इस बात को समझना है, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो तो पूरा मिली, राहु की महादशा में भी मिली, लेकिन एक अपना अधिकार, एक अपना स्वाभिमान, अपने नाम पर कुछ ऐसे एसेट्स, वो राहु की महादशा में ये नहीं बना पाए। और छठा भाव हम जानते हैं, छठा भाव से एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ये रोग, रिपु, ऋण की भी बात करता है। यानी कभी कोई प्लैनेट चाहे बली होकर भी हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं लीगल मैटर से फेस टू फेस करना ही पड़ता है। ठीक हो गया। विनिंग इनको जरूर मिलेगी, लेकिन ये अच्छा खासा चंद्रमा को प्रताड़ित कर देगा। चंद्रमा की भी ये फेवरेट राशि है। तो मतलब इसको हम क्या समझते हैं, एक तो कई लोग होते हैं पूरी महादशा के दौरान ही डिप्रेसिव फील करेंगे। अब आप अंतर समझिए, चंद्रमा के साथ राहु और अलग अलग राशियों में भी बैठ सकता है, लेकिन इनके लिए वो चंद्रमा में राहु कैसा है, मींस जो चंद्रमा राहु इकट्ठे हो गए वृषभ में, वो कैसा होगा। तो ये ऐसा नहीं कि अपनी पूरी महादशा के दौरान अपने आप को शत्रुओं से घिरा पाते हैं, कुछ समय के लिए ऐसा होता है, लेकिन उच्च का चंद्रमा इनको तुरंत ओवरकम कर देता है, कुटुंब का साथ तुरंत दे देता है। ठीक हो गया। तो ये अंतर को समझना है। चंद्रमा के साथ राहु कहीं और राशि में मिला हुआ है तो कुछ और प्रकार के हमें फल मिलते हैं। और जब चंद्रमा में राहु, चंद्रमा की भी फेवरेट राशि है वो, तो ठीक है, जब राहु का बल बढ़ता है कुछ दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो थोड़ा सा व्यक्ति परेशान जरूर हो जाता है लीगल मैटर्स में, शत्रुओं से, लेकिन तुरंत वो चंद्रमा अच्छी वापसी करवा लेता है। ठीक हो गया। यही कहीं अगर चंद्रमा में राहु मिला होता कुंभ राशि में, तो फिर काफी ज्यादा चंद्रमा अपने आप को बैकफुट पर पाता। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, केवल चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन एक जैसी बात बोलेगा ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। और ये कौन सी, ये ज़ोडिएक की कौन सी राशि है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो जातक हैं बड़े प्रसन्न वदनम और प्रसन्न रहते हैं,
बीच बीच में इनको थोड़ा तनाव जरूर हो जाता है, बिकॉज राहु भी साथ बैठा है, लेकिन वो जब आप इनसे बात करेंगे तो वृषभ का जो चार्ट में आपको दिखाई देगा, वृषभ यानी जो ज़ोडिएक का कुटुंब बताता है, ठीक हो गया। इसको धन भाव भी माना जाता है, तो वो अपनी एक इंप्रेशन लेकर जाएगा कहीं भी जाए। वृषभ राशि, वृषभ राशि में यदि बली होकर ग्रह बैठे हैं तो उसका बल तो अपने को मिलना ही मिलना है। जब भी आप चार्ट देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखना है कि भाई लग्न लग्नेश और चंद्र चंद्रेश की स्थिति क्या है। तो देखिए लग्न धनु लग्न यानी बृहस्पति का क्षत्रिय फेज, और तो अपनी बात को निर्भीक होकर रखते हैं, ठीक हो गया। जो उनको लगता है कि ये सही बात है तो वो सही है, और बट आपको पता है वो रूथलेस या कड़वा नहीं बोलता है, चाहे वो कितना ही नियम का पक्का हो धनु, लेकिन कड़वा बोलने से सामान्यता धनु बचता है। इसके मुकाबले अगर हम बात करते हैं मेष लग्न राशि की या सिंह लग्न राशि की, इसके मुकाबले वो अग्नि तत्व का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके मेष, क्योंकि वो कमांडर का ऑफिस है, ठीक हो गया। और गुरु लग्न में ही विराजमान है तो उसका तो अपना ही महत्व है। और मैंने आपको यह भी समझाने का प्रयास किया था कि ग्रह की जो स्थिति होती है वो क्या बताती है। जैसे कुमार स्थिति है तो जो ऐसे जातक को सिखाने वाला व्यक्ति मिलता है, जो हमारा गुरु पक्ष होता है, वो सामान्यतः एक युवा व्यक्ति से ये ज्यादा सीख सकते हैं, ठीक हो गया। उनकी बातें जल्दी समझ में आती है। और अगर कहीं गुरु ज्यादा वृद्ध अवस्था में है तो फिर ऐसे जातकों को जो बहुत ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की बातें ज्यादा समझ में आती हैं। तो इस प्रकार से भी अपने को कनेक्ट करना चाहिए कि जैसे सूर्य अगर बहुत ज्यादा वृद्ध है तो जो हमारा अथॉरिटी, हमारा बॉस, अगर वो हमसे ज्यादा उम्र का हो तो बहुत बढ़िया होता है। और अगर सूर्य हमारा कम डिग्री का है और उसको हम पा रहे हैं कि वो अभी कुमार अवस्था में ही है या बाल अवस्था में है, तो हमारा बॉस अगर थोड़ी कम उम्र का हो, या ये कह सकते हैं वो थोड़े बालक बुद्धि जैसा होता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो सच में ये उसको माने अपने मेंटर, अपने गुरु को भी एक प्रकार से हम उम्र ही पाते हैं, ठीक हो गया। और फिर हमने दूसरी चीज क्या देखनी है, चंद्र कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, छठा भाव। छठा भाव सामान्यता जो हमने रूल बनाए हैं, रूल पढ़े हैं हमने, उसमें क्या बोलते हैं, छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है, ठीक हो गया। और चंद्रमा जब भी चंद्रमा या लग्नेश राहु केतु एक्सेस में जाता है तो विदेश का संबंध बनता ही है, ठीक हो गया। तो जैसे इनको राहु का डिपार्चर जब चल रहा था तो फिर ये अपने देश छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए, और वहां इन्होंने अच्छा और मन थोड़ा सा अशांत जरूर रहा कुछ समय तक, लेकिन जैसे बृहस्पति की महादशा शुरू हुई, उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया तो मन एकदम प्रसन्न होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं बृहस्पति एकदम कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो अब जो पूरा आगे समय चलेगा बृहस्पति का ही रहेगा। बृहस्पति की कहां कहां दृष्टियां हैं, यानी अब ये बृहस्पति की जो दशाएं हैं ये संतानों को भी बड़ा ज्यादा रिलैक्स देंगी, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे संतान इनकी जो है। और पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है, सट्टे का होता है, फैमिली प्रेस्टीज का होता है, ठीक हो गया। और नवम भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है तो जो पिता पक्ष हैं उनको भी बड़ी तृप्ति मिलेगी। वैसे अगर आप ध्यान से देखें इनके पिता के जब भी कभी किसी चार्ट में धर्म कर्म अधिपति योग बनता है तो पिता पूर्वजों का अच्छा खासा वर्चस्व होता है। तो आप देख रहे हैं नवमेश जो है, नवम भाव का स्वामी वो दशम भाव में है और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में, तो ये बहुत ही बली राजयोग में माना जाता है। जितने भी राजयोग हैं उनमें सबसे ज्यादा बली राजयोग माना जाता है धर्म कर्म अधिपति योग, कि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में चला जाए, दशम का नवम में आ जाए, या दोनों इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि जमाए हुए हो, तो फिर हमें इसका फायदा मिलता है। और इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है कि हम ऑफिस में लगातार काम ना भी करें, ऑफिस में लगातार वैसा कोई ऐसा टारगेट ओरिएंटेड जॉब कई लोगों का होता है, तो उसमें क्या है, जब तक टारगेट अचीव करते रहते हैं तब तक तो ऑफिस में स्टेटस बना रहता है, और कभी किसी महीने टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो रिस्पेक्ट कम हो जाता है। ऐसा इन जातकों के साथ कभी नहीं हो सकता है जिसके चार्ट में धर्म कर्म अधिपति योग है, ठीक हो गया।
इस महीने हमने इतना लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, अगले महीने इतना लाख का जनरेट किया, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ध्यान देना, धर्म एक अलग विषय से समझ रहे हैं, कर्तव्य परायणता ले लें, और ये हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, इस प्रकार से पूरा पूरा सम्मान इनको मिला। पिता का स्टेटस ऑलरेडी काफी अच्छा रहा। पिता यहाँ नवम भाव में बुध बैठे हैं, तो इनके पिता बैंक अधिकारी रहे, बैंक में उन्होंने बहुत बढ़िया सम्मान पूर्वक कार्य किया, और दो उनकी संतानें रही, तो ये दूसरे संतान के रूप में उन्होंने फिर कनाडा में जाके ये बहुत बढ़िया जीवन अभी बिता रहे। और आप ये भी देख सकते हैं, अभी तो बृहस्पति ने केवल शुरुआत की है। बृहस्पति जब अपनी चरम लेगा, हम कह सकते हैं इनको सुख देने वाली ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दशा होगी। लग्नेश का मतलब आपको पता है, जब भी लग्नेश की दशाएं, खासकर बृहस्पति जैसा लग्नेश हो, चंद्रमा जैसा लग्नेश हो, जो थोड़ा जिसका नेचर ही एक सत्व से भरा है, रज से भरा है, ऐसे लग्नेश की दशाएं बहुत अच्छी बीतती हैं। ठीक हो गया। गुरु आपको पता है ज्ञानी व्यक्तियों से तो मिलवाएगा ही मिलवाएगा, अच्छा ज्ञान देगा और मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। ठीक हो गया। गुरु का जो जो एजेंडा वो पूरा होगा। ये अभी जल्दी ही अपना घर भी इन्होंने लिया है, यानी बृहस्पति की महादशा में ही इन्होंने, बृहस्पति में जब बृहस्पति की अंतरदशा चल रही थी तब इन्होंने अपना घर भी लिया, यानी कनाडा जाकर इन्होंने अपना घर लिया। और अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से इनकी जो सैलरी है, इनका जो इनकम है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। वो हम यहां देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, 11th हाउस। 11th हाउस इनका आय भाव रिप्रेजेंट करता है। कभी भी किसी का रूटीन इनकम देखना हो, कई लोग इसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं, अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। हमारी सैलरी एक अलग विषय है, हमारा अर्जित धन एक अलग विषय है। ठीक हो गया। कई व्यक्ति बार बार कहते हैं कि सर सैलरी तो मैं बहुत कमाता हूं, लेकिन मुझे वो धन का मुझे रियलाइज क्यों नहीं होता कि मेरे पास इतना धन है। वो रियलाइज कौन करवाता है? दूसरा भाव। यदि दूसरे भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में है, दूसरे भाव की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, आप अरबों कमा लें, खरबों कमा लें, आपको उस धन का अपनत्व प्राप्त नहीं होगा, या कह सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ जीरो होगा। ठीक हो गया। कहने को वो कह रहा है ये सारा धन मेरा है, जरूरत के समय तुरंत वो धन वो यूज कर ही नहीं पाता है, जिसका दूसरा भाव कमजोर होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने आय के साथ साथ अपने कुटुंब भाव का भी ख्याल रखना है। और यहां पर भाग्य से हमारे कुटुंब भाव का ही स्वामी आय भाव में जाके एग्जॉल्टेड हो गया, तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये तो हमारे मुख्य रूल नियम में आता है कि कभी भी आय भाव का स्वामी धन भाव में चला जाए, धन भाव का स्वामी आय भाव में आ जाए, और उसको बहुत ज्यादा कहीं उच्च का बल मिल जाए तो कहना ही क्या। तो यहां धनेश, ठीक हो गया, और तृतीयेश आय भाव में जाकर उच्च का हो गया। तो यहां पर एक बात और समझी जा सकती है, तीसरा भाव किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन से होने वाली इनकम वो 11वें भाव में बैठ गया। ठीक हो गया। तो इनके शनि अंतरदशा के दौरान इनकी आय अब बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक हो गया। देख रहे हैं आप, 17 सितंबर 2023 से यहां शनि का प्रभाव, और ये 2 वर्ष लगभग शनि का प्रभाव रहेगा। बहुत तेजी से इनके इनकम सोर्सेज में अब बढ़ोतरी होगी। पहले तो इनको एक गुरु का एहसास आया, मन काफी ज्यादा रिलैक्स हुआ, और अब एक, क्योंकि शनि जब, देखिए अब इस अंतर को भी समझना है। अगर हमारे 11th हाउस में कोई सात्विक प्लैनेट आता है तो वो धीरे धीरे कमाने की बात करेगा, लेकिन जब हमारे 11th हाउस में कोई तामसिक ग्रह आता है बली होकर, तो वो एग्रेसिवली कमाने पर विश्वास करता है। तो इस अंतर को अपने को ध्यान रखना है। सब अपना अपना बल है, किसी को कम ज्यादा नहीं आंक रहे हैं भाई, वो हमारा प्रारब्ध है, उस अनुसार अपने को कोई चीज मिली है। और अगर हम ये कहने लग जाए वो अच्छा वो खराब, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप में तृप्त होना सीखें। पहले तो आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को तृप्त होने के लिए पढ़ना है। ठीक हो गया। कोई ऐसा नहीं कि भाई अतृप्त होने के लिए पढ़ा जाता है ज्योतिष। कहता सर मैं तो ज्योतिष पढ़ रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है मेरे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है, इसका मतलब हमने कोई पाप कर्म किया है। इसीलिए ये जो जिसको कहा गया वेदांत में जो दृष्टि है वेद की,
वो भी हमारा भला नहीं कर पा रही है। ठीक हो गया? तो इसलिए ध्यान देना, एकदम सात्विक साधना रूप में इसको पढ़ना है। अपने बारे में जितना बढ़िया आप अच्छे से सात्विक ढंग से जानेंगे उतना ही ज्यादा शांति को प्राप्त होंगे, और जितना ही ज्यादा आप छीनने की दृष्टि से, जबरन लेने की दृष्टि से इसको पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ठीक हो गया। अब शनि का जो अंतरदशा है तो इनको बहुत तेजी से इनके आय के साधन बढ़ जाएंगे। हल्का सा भाई बहनों से डिस्प्यूट थोड़ा रहा था जब इनको गुरु में गुरु रहे थे, बट ऐसा हमने इनको एडवाइस दिया कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई बहन भी आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। ठीक हो गया? भाई छोटे भाई से थोड़ा सा अनबन सी रही, लेकिन अब शनि होने के बाद क्योंकि इनके इनकम सोर्सेस बढ़ जाएंगे तेजी से, तो वो उनको एक अतिरिक्त ग्रैटिट्यूड, एक अतिरिक्त समर्पण भी देगा कि भाई आप बहुत बढ़िया कामयाब हुए। पहले थोड़ा डिपेंडेंसी ज्यादा थी इनकी अपने छोटे भाई पर, क्योंकि वो पहले कनाडा जाकर उन्होंने निवास स्थान बनाया, फिर उनके साथ ही रहे, थोड़ा मानसिक उसमें रहा। तो इनके मन में प्रश्न है, क्या मेरा छोटा भाई मुझसे भविष्य में अलग तो नहीं हो जाएगा? तो ये आप देख सकते हैं चार्ट को देखकर, भाई तीसरे भाव से इन जनरल, हालांकि बड़े भाई बहनों के लिए हम 11वें भाव को देखते हैं, चाचा ताऊ में कोई भी बड़े भाई रिप्रेजेंट करता है, या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में, ध्यान रखना मैं बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, प्रिय मित्रों में सारे मित्रों को नहीं गिना जाएगा। इन जनरल कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है, हमारे पड़ोस में रहता है, तो तीसरे भाव से देखते हैं, लेकिन जो हमारे प्रिय मित्र हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। और इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है। कई दफा उम्र में हमारा कोई भाई छोटा है, लेकिन ज्ञान में हम उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको अपने से बड़ा मानने लग जाते हैं ज्ञान में, फिर हमें 11th हाउस को भी काउंट करना जरूरी है। ठीक हो गया? कई दफा तीसरे भाव से वो संबंध नहीं आ पा रहा होता है, फिर हमें 11th हाउस को भी ध्यान रखना पड़ता है, 11th हाउस का क्या संबंध आ रहा है। ठीक हो गया? तो इन जनरल जब हम देखते हैं तीसरा भाव, तो यहां देख रहे सर्वस्टक वर्ग भी 25 है, सेटिस्फैक्टरी है, और उसका स्वामी हमें लाभ ही देगा। तो भाई बहन से कुछ समय के लिए चाहे ऐसा लगे, कुछ देखिए कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो कुछ 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए होते हैं, और कुछ प्रभाव ऐसे तो जो आजीवन रहते हैं। ठीक हो गया? तो जैसे कई लोगों को कुछ ऐसी परेशानी हमेशा घुटनों में रहेगी, हमेशा रहेगी, कि भाई वो बहुत ज्यादा वात प्रधान है और उनका 9वां और 10वां भाव पीड़ित है। और लेकिन कई लोगों को क्या होता है, केवल एक पर्टिकुलर कि भाई हमें शनि की अंतरदशा आई और शनि हमारा थोड़ा कमजोर था, उसका 9वां भाव से 10वां भाव से संबंध बन रहा था, तो जब तक वो उसकी अंतरदशा रही तब तक हमें गठिया बाय या घुटनों के दर्द ने ज्यादा परेशान किया। लेकिन अगर हमारा ओवरऑल ही 10th हाउस बहुत कमजोर है तो हमें जिंदगी भर वो चीजें परेशान करती रहती। तो इस अंतर को भी समझना है कि कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी चीजें जीवन में रहती है। तो ये एक छोटा अंतराल रहा भाई बहनों की तरफ से, खासकर छोटे भाई की तरफ से, बट शनि अब शुरू हो गए तो उनको भाइयों का, छोटे भाइयों से भी लाभ ही मिलेगा, और छोटा भाई इनको और ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज ये हमारा नेटवर्किंग और बेस्ट फ्रेंड हाउस है, और शनि एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि सर गुरु में जब शनि चलता है तो इनका आपस में बनता नहीं है। ध्यान रखना है, गुरु शनि में बेशक मित्रता ना हो, लेकिन इनमें किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है। शनि को यह पता है कि भाई ये तो मेंटर है, गुरु सबका वो ज्ञान रास्ता दिखाने वाला है। गुरु का तो लगभग सारे ही प्लैनेट सम्मान करते हैं। ठीक हो गया? तो इनका कोई ऐसा शत्रु भाव से नहीं देखना है इनको। और एक चीज और समझनी है, जब भी कभी प्रत्यंतर दशा में कोई प्लैनेट आता है तो आपको केवल प्रत्यंतर दशा के आधार पर यह तय नहीं कर लेना है कि भाई कुछ, अब जैसे इनका केतु जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, और अब हम इस प्रत्यंतर दशा छोटे ड्यूरेशन को अगर समझना चाहें कि भाई ये 26 जनवरी 2024, ठीक हो गया, इसके समय पर ये केतु का प्रभाव रहेगा। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, केतु का प्रभाव ये बता रहा है प्रत्यंतर दशा में कि भाई इन दिनों पर, पहले तो समझो सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है, केंद्र सरकार, महादशा कौन है, गुरु। तो गुरु का जो स्टाइल है उसी से ही नीचे वाले को चलना होगा। मेन पावर और टॉनिक किसके हाथ में है, अभी गुरु के हाथ में। तो गुरु ने बोला ठीक है आपको ये हम फंड दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से यूज करें, और गुरु हमारे लिए पूरा सपोर्टिव है।
गुरु का एजेंडा आपको समझ में आ रहा है? प्रथम लग्न और चतुर्थ भाव, हमारा सुख, हमारा भवन, हमारी बिल्डिंग, वो सब उसका मुख्य एजेंडा है और लग्न से ही एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर उसके नीचे जो ड्यूरेशन है वो किसका है? वो शनि महाराज का है। शनि इट इज लाइक स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे जो आई है उसको क्या काम, उसका एजेंडा क्या क्या है? देखिए, दूसरा भाव और तीसरा भाव। दूसरा भाव हमारे चल अचल संपत्ति, हमारी बैंक बैलेंस का एहसास करवाना, उसको शनि को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम, छोटी छोटी यात्राएं, ठीक हो गया। और इसे ऐसी कोई भी समस्या है जो कहीं ना कहीं ईसोफेगस से रिलेटेड है, आहार नाल से रिलेटेड है, हमारे नेबर से संबंधित कोई भी विषय है, इस अंतराल में अगर वो आता है तो वो बोलेंगे एकदम ठीक हो जाएगा, नेबरों का संबंध जो है एकदम, क्योंकि उच्च का ग्रह भी आ रहा है। फिर अब हम कुछ समय के लिए एक ड्यूरेशन और देख रहे हैं, केतु का समय। तो केतु के समय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर थोड़े से दिनों में केतु 12वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इनको डिटैचमेंट, गुरु आश्रम, इस प्रकार की भावनाएं भी जाग सकती हैं। हो सकता है कि कोई उसी विदेश भूमि में इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस प्रकार जागरण, कुंडलिनी, अकल्ट साइंस से संबंधित कोई रिसर्च करता हो और कुछ समय के लिए उनका सानिध्य पाले। ठीक हो गया? तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया? तो इस बात को समझना है कि अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें महादशा लॉर्ड काफी ज्यादा फेवरेबल है तो फिर अंतरदशा से कोई घबराना नहीं है, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा से ज्यादा नहीं घबराना है। बिकॉज आपको पता है ना, वो सारी बड़ी पावर, मतलब इसको कैसे समझे, जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कभी शरारत करने भी लग जाए तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत ठीक है तो आपको पता है कि वो अपनी अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट को सुधार सकती है। ठीक हो गया? इसी प्रकार से अगर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे की बात करें, मेंबर ऑफ काउंसिल की बात करें, अगर वो अनफेवरेबल मूड में भी है, हमारे लिए उसका एजेंडा ज्यादा अच्छा नहीं भी है, तो अभी भी उसको डर के मारे काम अच्छा करना ही पड़ेगा। बिकॉज उसको पता है मैं ज्यादा दिन गड़बड़ करूंगा तो ऊपर से फिर अच्छी चपत मुझे लग सकती है। ठीक हो गया? इसीलिए जो महादशा स्वामी है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हमारी दशाएं चल रही हो। वो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी बड़ी एजेंसियां उसी के अधीन है, मतलब इसको इस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो हमारे फिर हमें छोटे को प्रे करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है, जब केतु को पता है कि वो गुरु रेस्पॉन्सिबल ओवरऑल और गुरु उसके लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत ध्यान रख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो केतु गड़बड़ करने वाला नहीं है। उल्टा गुरु आश्रम में रहने का समय मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत मजबूत चार्ट है इसमें। आप गुरु स्वग्रही हो गया, मतलब इसमें कई ऐसे बड़े बड़े बल हैं इस चार्ट में। जो देखिए, गुरु यहां स्वग्रही हो गया, जो हमारा सुखेश और लग्नेश है। सबसे जरूरी बात लग्न के लिए, लग्न का मजबूत होना, लग्नेश का मजबूत होना। फिर चंद्रमा उच्च का है, वो ठीक है, डेली बेसिस पर वो तो चंद्रमा राहु से कभी हमें घबराना नहीं है। इट इज लाइक जैसे महात्मा गांधी डेली बेसिस पर चैलेंजेस एक्सेप्ट करते थे और उनको पूरा कर देते थे, तो इस प्रकार का है। और बट यहां पर चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो वो चंद्रमा उन टेंशन्स को ज्यादा देर घर पे नहीं आने देता। जैसे कई लोगों का स्वभाव होता है, ऑफिस की सारी टेंशन भी उठा के घर में ले आते। लेकिन जब अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आएगा, चाहे कितना ही राहु चंद्रमा को परेशान करे, भाई चंद्रमा की भी तो फेवरेट राशि है वो, तो वो ठीक है, ऑफिस में तो उसके बारे में विचार किया, लेकिन जल्दी ही उन विचारों को भूल जाते हैं तुरंत। भाई कोई बड़ी टेंशन भी हुई, पता लगा अगले दिन एकदम शांत, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। तो ये है चंद्रमा के बली होने का फायदा। ठीक हो गया? और राहु उसके साथ है तो इसका मतलब हम लगे रहेंगे, आलस्य प्रमाद हमें नहीं सताएगा। एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा फैटी भी नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटे नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर लग्न में पाप ग्रह का प्रभाव हो, चंद्रमा पे पाप ग्रह का प्रभाव हो, क्योंकि वो शांत तो बैठने नहीं देता है, लगातार घुमाए रखता है माइंड को, इसीलिए व्यक्ति ज्यादा फैटी, गोल मटोल नहीं हो सकता है। अब तो आप अब समझ सकते हैं कि केवल शुभ ग्रह का चंद्रमा के साथ आना, लग्न में आना फायदा भी होता है। लेकिन अगर चंद्रमा और लग्न में से कोई भी पापाक्रांत नहीं है, पाप ग्रह से बिल्कुल प्रभावित नहीं है, तो व्यक्ति कई दफा गोल मटोल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा शरीर हमारा भारी हो गया, मोटा हो गया। लेकिन इनका शरीर भी ये ज्यादा मोटा नहीं होने देगा। ठीक हो गया? और
फिर राशि स्वामी शुक्र जो है, अब कई लोगों को कहना होगा भाई शुक्र तो यहां नीच का होकर बैठ गया, डेबिलिटेटेड होकर बैठ गया, तो उसको हम केवल इतना ही कह सकते हैं थोड़ा हल्का फुल्का। वीनस किसका कारक होता है? स्पाउस का कारक होता है। हल्का फुल्का पार्टनर को कुछ समय के लिए परेशान किया, पार्टनर को हल्का फुल्का बीमार कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर बुध और सूर्य के हाउस एक्सचेंज ने कहीं ना कहीं शुक्र को भी बल दिया है। इट इज लाइक जैसे शुक्र सूर्य के साथ ना बैठकर बुध के साथ बैठा है, और अगर नीच का शुक्र बुध के साथ बैठ जाए तो आप जानते हैं उसका नीचत्व समाप्त हो जाता है। तो उसका भी इसको पूरा पूरा बेनिफिट मिल रहा है। इसकी बजाय अगर हाउस एक्सचेंज नहीं होता, केवल बुध यहां बैठा होता, तो फिर शुक्र अपने जो उसका डेबिलिटेटेड मोड है उसी मोड में ही रहता। तो वो थोड़ा सा पार्टनर को हल्की फुल्की समस्याएं वो दे रहा है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी होता है, व्यक्ति मतलब मैंने पर्सनली बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है, जब वीनस एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, और कोई उसको अंकुश लगाने वाला कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति उस पर दृष्टि नहीं जमा रहा या बृहस्पति बली नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च का शुक्र होने पर कई दफा अतिवादी हो जाता है शुक्र के विषय को लेकर। शुक्र का विषय यानी स्पाउस, रिलेशनशिप, तो वो मल्टी रिलेशन में चला जाता है। लेकिन अगर शुक्र डेबिलिटेटेड है, स्वग्रही है, तो फिर उसका वो बड़ा ख्याल रखता है। उसको पता है कि इस चीज को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना है मुझे, समझ रहे, वो विषय हमारा अभी दब गया शुक्र। बाकी सातवें भाव जो हमारा सप्तम भाव या सप्तमेश है, उससे पार्टनर की पर्सनालिटी और ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हैं। सातवां भाव 3 नंबर है। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर यानी जेमिनाई ये बुध का रोमांटिक फेस मानते हैं, यानी बुध का वो स्वरूप जो कुछ कुछ चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। आप जानते हैं बुध में दोनों गुण हैं, बुध में बृहस्पति के भी गुण हैं और बुध में चंद्रमा के भी गुण हैं। तो जो बुध के चंद्रमा वाले गुण है वो जेमिनाई या मिथुन राशि में दिखाई देता है, और इसका स्वामी बुध नवम भाव में चला गया, भाग्य स्थान माना जाता है, अपने से तृतीय होके बैठा हुआ है। ठीक हो गया, यानी अपने से तृतीय यानी पराक्रम का कारण कह लो आप इसको, और ये हमारा भाग्य स्थान भी है। और बुध सबसे प्रबल राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी हमारे पार्टनर के लिए जो जिम्मेदार प्लैनेट है वो धर्म कर्म अधिपति योग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो पिता यानी जातक के पिता जो हैं वो अपने बहू का बहुत ख्याल रखना, बहुत सम्मान करना। जैसे कई दफा ऐसा द्वंद्व हो जाता है ना भाई, जातक के पिता का उनकी पुत्र वधू के नहीं बनता है, बट यहां पर वो भी बात समझ में आती कि नहीं, अच्छा संबंध दिखाई देता है। बुध सूर्य का माने सूर्य को रिस्पेक्ट करता है बहुत, सूर्य भी बुध के बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत करीबी मानते हैं। आपको पता है सूर्य और बुध का किसी प्रकार से संबंध बनता है तो उसको बुध आदित्य योग मानते हैं हम। ठीक हो गया। और फिर अब इसमें सर्वस्तक वर्ग का भी आप विचार कर सकते हैं। सर्वस्तक वर्ग में आप देखें तो देखिए एकादश भाव, एक तो ग्रह उच्च का बैठा है और 35 सर्वस्तक वर्ग पॉइंट है, 11th हाउस, रूटीन इनकम सैलरी भाव कमाल का है। और आपको एक बात और बता दें, अभी तो गुरु ने केवल रिलैक्स करने के लिए दिया है, इनके जीवन का कमाई का जो सर्वोत्तम समय है वो तो अभी आना बाकी है, क्योंकि गुरु के बाद अगली जो महादशा आएगी, क्योंकि गुरु तो अभी 2 वर्ष पहले शुरू हुए हैं, उसके माने टोटल जब ड्यूरेशन गुरु का समाप्त हो जाएगा महादशा, उसके बाद फिर 19 साल के लिए शनि की महादशा आएगी। तो यहां मुख्य रूप से शनि यानी एकादश भाव पे ही काम करेगा। एजेंडा होगा कुटुंब और पराक्रम, नेबर और छोटे भाई बहनों को भी उस समय बड़ा सुकून मिलेगा, उनका बलाबल भी बढ़ जाएगा। और फिर इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, इनका 8वां भाव भी काफी ज्यादा बली है, उसका स्वामी भी उच्च का होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। ठीक हो गया, चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा उच्च का होकर। ये जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इनकी कल्पना में भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा मुनाफा देकर जाएंगे। बिकॉज 8th हाउसेस, हम कई दफा एक 8th हाउस को हाइडिंग मनी कह देते हैं, इंश्योरेंस का पैसा कह देते हैं, डेथ इंश्योरेंस कह देते हैं, और इसको कई लोग ब्लैक मनी से भी रिलेट कर देते हैं, यानी काफी ज्यादा वो पैसा जो मुख्य रूप से रूटीन इनकम के रूप में नहीं कमाया गया है।
तो आप इस बल को भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बली एकादश सर्वष्टक वर्ग है और उसके बाद अष्टम भाव सर्वष्टक वर्ग है, जिसका स्वामी उच्च का होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। ठीक हो गया। और अगर हम हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं तो ये 3 भाव को इंक्लूड किया जाता है। 3 भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, तो दूसरे भाव का महत्व कुछ ज्यादा ही है। ठीक हो गया। कारण यह है कि हम केवल पार्टनर के लिए शादी नहीं करते हैं। ऐसा लग सकता है कि नहीं सर, पार्टनर के लिए तो करते हैं शादी, केवल शरीर सुख के लिए शादी नहीं करते हैं विवाह। मतलब कई दफा ऐसा लगता है कि नहीं सर, शरीर सुख के लिए करते हैं, वो थोड़ा समय आप और बिताएंगे साथ तब पता लगता है कि नहीं, हम उसका ओवरऑल व्यवहार, उसका कर्तव्य परायणता, हमारा जो पार्टनर है कितना कर्तव्य परायण है, वो कितना ज्यादा अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल भी रखता है। तो ये कुटुंब का मैटर है। कुटुंब यानी फैमिली गैदरिंग, यानी आप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, भार्या सब साथ में है, तो वो जो एलिक्सर, जो अमृत वो निकलता है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो कई दफा अगर 7वां भाव थोड़ा बहुत कमजोर भी है, सर्वष्टक वर्ग बहुत कम है, मालिक थोड़ा कमजोर भी है, तभी भी आप दूसरे भाव को जरूर देखें, दूसरे भाव को जरूर टटोलें। और 8वां भाव भी कई दफा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। मतलब कई दफा क्या होता है, पति पत्नी में संबंध जो है सामान्य है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ससुराल पक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ससुराल पक्ष में सभी बहुत सम्मान करते हैं, इस कारण से संबंध हमारे बचे रहते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हम 2, 7, 8 तीनों को मिलाकर ही कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। और मैंने अपने अनुभव से ये पाया, आप लोग भी ये समझ सकते हैं, अगर दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वें भाव तीनों का सर्वष्टक वर्ग भी क्षीण है, मतलब 20-21 सर्वष्टक वर्ग आ रहा है और इनके मालिकों की स्थिति भी खराब है, तो फिर मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं होती है। ये मैंने अपने अनुभव से जाना है। इसलिए जब भी आप कोई मैरिड लाइफ के लिए भविष्यवाणी करें तो 2, 7, 8 इन तीनों को जरूर इंक्लूड करें। ठीक हो गया। तो आप ऑफिस समझ में आ गया आपको। और 12वां भाव, विदेश में रहकर किस प्रकार से व्यक्ति एक्ट करेगा, विदेशी के साथ कोई कमी तो नहीं आएगी पराक्रम में। भाई मंगल बैठा हुआ है, अपना ही घर मानता है, और केतु भी सेकेंडरी लॉर्ड, यानी उस चीज का ज्यादा बखान नहीं करेंगे, लेकिन विदेश में भी पूरा पराक्रम बल मिल जाएगा। विदेश में भी इनके कई ऐसे मित्र निकल आएंगे जो अपने ही देश में कभी रहे हो उनके आसपास के, तो पूरा बल है विदेश में। ठीक हो गया। तो कभी भी एक विदेशी व्यक्ति से हमारा संबंध देखना है, उस वहां पर किस प्रकार का अपने को बलाबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 12वें भाव के स्वामी से समझ में आता है। तो देखिए 12वें भाव का स्वामी वहीं बैठा है, मंगल पराक्रम का कारण होता है। तो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पराक्रम का कारण तो विदेश में ही है। हो सकता है इनको कुछ साल के बाद अपने देश में वापस आते समय थोड़ा संकोच लगे कि भाई मेरा पराक्रम तो वहीं चलता है, यहां पराक्रम तो अब मेरा मुझे लगता है कम चलता है। तो वो बात भी सही है कि इनके पराक्रम को बढ़ाने वालों में इनके अपने खुद के नेटिव प्लेस से ज्यादा बाहर वालों का रोल दिखाई देता है। तो ऐसी कई बातें हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें देखिए हम आत्मकारक, मात्रकारक, अमात्यकारक, मुख्य रूप से जब भी हम धन विषय पर चर्चा करें, कुछ ऐसा जैसे अमात्यकारक है, विदेश भूमि में है, कौन है, देखिए इस डिग्री वाइज देखिए मंगल जो है वो अमात्यकारक आ रहा है। ठीक हो गया। तो विदेश भूमि में जल्दी ही मंगल की अंतरदशाओं में लैंड लिया जाता है। अमात्यकारक यानी जो धन के लिए जिम्मेदार और मंगल भूमि पुत्र है। फिर मात्रकारक, मात्रकारक इनका कौन है, बुध इनका मात्रकारक है। तो जब भी सुख की बात करें, वैसे नेचुरल कारक चौथे भाव के लिए हम कहते हैं भी मां का, मातृभूमि का चंद्रमा होता है। लेकिन अगर हम उसमें जैमिनी पद्धति भी जोड़ दें, जैमिनी पद्धति अनुसार जो चौथा डिग्री प्लैनेट है वो मात्रकारक मानते हैं, वो बुध बन रहा है। और जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है, ठीक हो गया, वो शुक्र इनका आत्मकारक है। तो जब हमारा आत्मकारक का सूर्य के साथ संबंध आता है, यानी एक होता है चर आत्मकारक, एक परमानेंट आत्मकारक। सूर्य तो सबका परमानेंट आत्मकारक है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य ने शुक्र के साथ बैठकर भी उसको अस्त नहीं किया, अच्छा खासा गैप है।
हम ऐसा भी मानते हैं कि अगर सूर्य और शुक्र बहुत कम गैप में हो और काफी ज्यादा स्थिति खराब हो शुक्र की, तो फिर पत्नी को कष्ट होता है। लेकिन यहां पर अच्छा खासा गैप आप देख सकते हैं, लगभग 24 डिग्री का गैप हो गया, ठीक हो गया। और फिर यहां पर एक जो मैंने जैसे बताया जेमिनी पद्धति अनुसार आत्मकारक चर आत्मकारक के साथ मिल रहा है, तो ये हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए बहुत अच्छा विषय मानते हैं। और उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? हमारा ऑफिस, ठीक हो गया। ये 10th हाउस हमारा ऑफिस की बात करता है। तो चार्ट ओवरऑल बहुत बली है। तो कुंडली विवेचना में हम लोग आपके सामने जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके साथ हमारा संवाद हुआ है, उनके भी कुंडलियां समय साथ साथ रखते रहेंगे। कुंडली आपको कैसी लगी? देखिए, ये तो बात तय है कि आप कितने भी रूल पढ़ लीजिए, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक आपको गणित नहीं आएगा। ऐसे ही यहां ज्योतिष में भी है। तो ज्योतिष, अगर आप कुछ प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं तो आपने जो भी ग्रंथ पढ़े हैं, जो भी बुक्स पढ़े हैं, अब आप उनको कुंडलियों में लगाना शुरू करें। और ये हमारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, इनको जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, यानी अगर आपने 1000 कुंडलियां देख ली हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने 50 या 100 ग्रंथ पढ़े थे। मैंने इसका तुलना करें, एक व्यक्ति ने केवल 6-7 ग्रंथ पढ़ लिए मुख्य मुख्य और 2000 कुंडलियां देख ली, और एक व्यक्ति ने 50-60 ग्रंथ पढ़े लेकिन कुंडलियां नहीं देखी। तो जिसने कुंडलियां नहीं देखी उसको तो हम थोड़ा कम वेटेज देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य सिद्धांत है उनको पढ़कर फिर अप्लाई करने की कोशिश करें। और वो इसलिए हम कुछ आगे की रिकॉर्डिंग्स इसी प्रकार की रखेंगे जो अभी के हैं, और किन विषयों के कारण हम सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज अपनी प्राइवेसी होती है। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा उसको बात समझ में आए कि किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया इमेजिनेशन आपको दें ताकि आप वो सही इमेजिन कर पाए कि किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व निखर कर सामने आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।